चलिए भैया स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन फर्स्ट, डाउट सेशन। हाँ, क्या डाउट है? एक चीज याद रखना, आप इंडियन सिटीजन हो, फॉरेनर, इंडियन हो। अगर आपके द्वारा, एक मिनट इसको साइड करते हैं जरा। यदि आपके द्वारा, ये इंडिया टेरिटरी है, अगर इसमें कहीं अफेंस हो जाता है, मतलब भारत के अंदर, किसके द्वारा? आपके द्वारा। अब एक व्यक्ति आया, बी, ये है फॉरेनर, इनके द्वारा अगर इंडिया में किसी को आया और इनने जमा दिए 5-6, ये फॉरेनर है और आप इंडिया वाले हो, और आपने भी सेम काम किया लेकिन इंडिया में किया, और उनने भी सेम काम किया और इंडिया में किया, तो अब बताइए, आपका सेक्शन जो आपका जो सबसेक्शन 3 है, ये बात ये करता है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, कि अगर भारत के अंदर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन लिखा है उसमें, एवरी पर्सन लिखा है, पर्सन होता है, सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों के बारे में बात करता है। अगर वो आया और आपके भारत के भीतर अगर उसने ऑफेंस किया है, तो ये माना जाएगा कि उसने किसके अंदर ऑफेंस किया है? भारत के भीतर किया है, मतलब अंडर बीएनएस उसको क्या किया जाएगा? पनिश। ये इंट्रा टेरिटोरियल है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्या है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बात करता है कि एक कोई व्यक्ति है भारत के भीतर नहीं, भारत के बाहर, अगर इंडियन सिटीजन है और अगर वो वहां ऑफेंस करके ये सोच के वापस आता है कि मैं अपने इंडिया में आ जाऊंगा तो बच जाऊंगा, अगर वो ऑफेंस यहां पनिशेबल है और अगर वो ऑफेंस वहां पनिशेबल है, इसका मतलब समझ रहे हो? वहां पनिश करके आ गया, वहां ऑफेंस है, अगर वो ऑफेंस वहां पनिशेबल हो नहीं हो उससे मैटर नहीं करता, आपका वो वाला अगर काम यहां पनिशेबल है तो अंडर ट्रायल कहां होगी? यहां पे बीएनएस। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, समझ में आ गई? और क्या डाउट है? डॉक्यूमेंट का एक्सप्लेनेशन टू ना, फर्स्ट और सेकंड, समझिए। डॉक्यूमेंट के पहले वाले में ये बोलता है कि अगर कोई अंक है, नंबर है, कोई मार्क्स है, कोई चिन्ह है, कोई डॉट भी अगर है, डॉट भी, तो ये बोल रहा है कि वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। पहली चीज तो आपको ये समझना चाहिए, क्या कहलाएगा वो? डॉक्यूमेंट। एक्सप्लेनेशन 1 यही बात करता है कि डॉक्यूमेंट को क्या आप डॉक्यूमेंट मानोगे और क्या नहीं मानोगे, ये इसके बारे में बात करता है। एक्सप्लेनेशन 2 ये बात करता है कि अगर हम दो चीजों पे जाएं, एक तो होता है आपका बीएनएस और एक होता है आपका बीएसए, मतलब भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दोनों के बारे में अगर मैं जाता हूं, तो ये बोल रहा है बीएनएस में जो हम पढ़ रहे हैं, ये बोलता है कि डॉक्यूमेंट, सिर्फ डॉक्यूमेंट के बारे में बताया मैंने, उसका यूज एज ए एविडेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोर्ट में वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन क्या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी? डॉक्यूमेंट मानना बंद कर दोगे उस मैटर को? नहीं, ये इसके बारे में बात करता है। और आपका भारतीय साक्ष्य में बोलता है कि डॉक्यूमेंट की हम वही बात कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट, वही डॉक्यूमेंट जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ एविडेंस पे किया जाएगा, चाहे वह डॉट ही क्यों ना हो प्लेन पेपर पे, चाहे वह मार्क्स ही क्यों ना हो, इसके बारे में बात करता है। क्लियर है? दोनों क्लियर है? आगे एक्सप्लेनेशन 2 समझा दिया? समझा दिया भैया, है ना? चलो आगे बढ़े। चलो पहले मैं अच्छा बीएनएस खोल लेता हूँ बाजू में, जिससे आप लोगों को क्लियर ना हो। इधर तक आ गए थे? पीपीटी शानदार लग रही कि नहीं लग रही? अरे मेहनत करता हूँ यार, मेहनत कम से कम 2-2 बजे रात तक बैठ रहे हैं उसको ले लेके। कहाँ गए थे? यहाँ गए थे, है ना? यहाँ से स्टार्ट करना है आज का सेशन, यहाँ से स्टार्ट करना है हमें डेप्थ से, क्योंकि जो भी पढ़ेगा वो एक दिन मरेगा जरूर। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले, अच्छा बीएनएस का मैंने वो डाउनलोड तो कर रखा है ना? वेट एक मिनट, पहले मैं जरा देख लेता हूँ। यही है ना? यही है। चलिए, इसके अलावा स्प्लिट फाइल,
दिख रहा है ना क्लियर? लो कितना ज्यादा वाइट आ गया, हद से ज्यादा वाइट आ गया। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, डन। पहले भी वाइट था क्या? पीपीटी खुली थी तब? तब भी होगा ना, तो बोल क्यों नहीं रहे थे? आया, चलो ये क्लियर है ना अब? ठीक है, चलो अब मैं बोलूंगा कि बोलना मत। अगर मेरी बात मानते होगे तो आप जिंदगी में क्लास में नहीं बोल पाओगे अब। चलो भैया आते हैं सेक्शन 2 के 6 6 6 6। दिख रहा है? चलिए देखो क्या लिखा है, डेथ। डेथ में मैं अगर डेफिनेशन पे जाऊं तो क्या लिखा है, डेथ मींस द डेथ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्रेरी अपीयर फ्रॉम द कंटेक्स्ट। मतलब डेथ का मीनिंग अगर हिंदी में पढ़ूं, हिंदी में क्या लिखा था भैया डेथ के बारे में? मृत्यु क्या है? मानव की मृत्यु है, जानवर की मृत्यु मृत्यु नहीं है। इसका मतलब इसमें यह बताया गया है कि डेथ को डेथ तभी मानेंगे जब ह्यूमन की डेथ होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जानवर को भी ऐड कर लिया गया है। अगर मैं आईपीसी पे अगर बात करता तो उसमें लिखा है कि 10 रुपए से ज्यादा के अगर किसी पालतू पशु को अगर आप इंजरी करते हो, आप उसे चोट कारित करते हो, इसमें यह नहीं मिला उसकी डेथ की संभावना भी हो गई, तो है तो वही वाली पनिशमेंट की नहीं है, लेकिन उसमें डेथ वर्ड यूज नहीं किया गया, इसलिए इसमें ह्यूमन नेचर दिखाया कि मानव की मृत्यु है, अगर है मानव की मृत्यु हुई है तो वो क्या है, डेथ है। डेथ के साथ हमने बोला था कि एक कम कर देना तो क्या पहुंच जाओगे, लाइफ पे आ गए। लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बींग, लाइफ ऑफ ए क्या, ह्यूमन बींग। मतलब लाइफ किसकी होती है, जिंदगी किसकी, आपकी, और मृत्यु भी किसकी, आपकी। सब आपका, जानवरों से आपका कोई लेना देना नहीं है। चलिए इसके बाद आता है डिसऑनेस्टली, मीन्स डूइंग एनीथिंग टू इंटेंशन कॉज रॉन्गफुली गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुली लॉस टू अनदर पर्सन। इसको समझाने की जरूरत है, समझा चुका हूं बड़े अच्छे से कि रॉन्गफुल लॉस क्या होता है, रॉन्गफुल गेन क्या होता है। रॉन्गफुल लॉस कहां डिफाइन है, ये बना पूरा फॉर्मेट जो लिखा है। डिसऑनेस्टली क्या होता है, डिसऑनेस्टली इक्वल टू एक्सेसरिया प्लस मेंसरिया 2 का 36 और 2 का 37। 2 का 36 और 2 का 37 क्या बात करता है, ये बात ही वो करता है रॉन्गफुल लॉस की और रॉन्गफुल गेन की। क्लियर बात है? तो रॉन्गफुल गेन कौन सा है इसमें से, और लॉस कौन सा है, 7 है। ठीक है, अब गेन क्या होता है, जैसे कि एक व्यक्ति ने किसी के घर से एक चोरी कर दी या किसी का सामान डिसऑनेस्टली पूर्वक ले गया, उसको गेन हुआ, और सामने वाले को क्या हो गया, लॉस हो गया। लेकिन अलग अलग कंडीशन और अलग अलग चीजों पे ये चीज देखते हैं। जब हम मिस्चीफ वगैरह देखते हैं, रिस्टी वगैरह जब हम देखने जाते हैं, तो वहां पे रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन का कुछ अलग अंदाज देखने मिलता है। हम बात करेंगे जब हम उस टाइम पे हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए इसके बाद बात करते हैं हम, इस पे डॉक्यूमेंट हो गया ना, चलो डॉक्यूमेंट हो गया भैया आपका। इसके बाद हम बात करेंगे जेंडर पे। देखो जेंडर क्या होता है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर 2019 में इसको भी जोड़ा गया है। ठीक है, ट्रांसजेंडर भी होता है। इनने सीधा सीधा बोला कि हम डिनोट करेंगे किससे, ही से। मतलब जो सी है वो भी ही है, जो ही है वो भी ही है, जो इट है वो ही नहीं है। मानव की बात हो रही है यहाँ पे, वस्तु की नहीं हो रही। तो ही इक्वल टू सी। अब ट्रांसजेंडर को किस में ले जाओगे, ही में, सी में, ही में, क्योंकि लॉ बोल रहा है आपको कि डिनोट किससे करना है, ही से करना है। और लड़की को ही से ही करना है, सी से नहीं, क्योंकि अगर, क्योंकि उसमें लिखा रहता है वह व्यक्ति। अब वह व्यक्ति में कोई भी आ सकता है, आपका स्त्री भी आ सकती है, क्यों स्त्री मदद नहीं कर सकती, क्या कर सकती है, लिखा है उसमें व्यक्ति वर्ड, हो गया आपका स्त्री। मतलब जो ही है वो सी है, जो सी है वो ही है। क्लियर बात? चलो इसके बाद आते हैं गुड फेथ। गुड फेथ को अगर समझना है तो आप अपने इंटेंशन को समझिए। मतलब आप कोई भी काम गुड फेथ में कर रहे हो या बैड फेथ में कर रहे हो, आपका एक्ट आपको बताएगा। अब वो एक्ट में आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी पड़ती हैं, एक तो डू केयर और इंटेंशन, मतलब सावधानी और अटेंशन, है कि नहीं है, सतर्कता जिसको बोलते हैं, सतर्कता और ध्यान केंद्रित करना। मतलब ध्यान से पढ़िए, गुड फेथ है, ध्यान से ये वाला काम करिए, सावधानी से जाना, उधर खतरा है, तो ये गुड फेथ है। और अगर आपको पता है कि अगर वो गड्ढा है और आप इंसान से बोल दो चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ये गुड फेथ
नहीं है भैया, आपने उसको बताया नहीं है। अगर आप ये बोलते कि देखना यार बहुत सारे सड़क पे गड्ढे पड़ते हैं, आप देख के ध्यान से जाना जरा, तो वो आपको समझ में आएगा कि आपने गुड फेथ में उसको काम करवाया है, गुड फेथ में आपने बताया उस चीज को। क्लियर बात है? देखिए लैंग्वेज पढ़ते हैं जब समझ में आएगा आपको थोड़ा सा। और गुड फेथ, nothing is said to be done and believe in the good fate which is done and believe without due care and attention। क्लियर बात हो गई। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट के बारे में। क्या बात करते हैं? गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। आपको पता ही है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, क्या होता है? और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट पे वर्क करती है। ठीक है, तो इसको समझाने की कोई जरूरत तो है नहीं, आप लोग बचपन से देख रहे हैं कौन सी चीज क्या होती है। चलो भैया, अब आते हैं इलीगल और लीगली बाउंड टू बी। क्लियर? चलो, इसके बाद डॉक्यूमेंट हो गया। ये आपके डॉक्यूमेंट के एक्सप्लेनेशन वगैरह है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा और दिखा देते हैं। ये देखिए भैया, दिख रहा है? कैमरे पे दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है ना? चलो, हाँ, तो ये आपके डॉक्यूमेंट है। एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट में भी यूज इन कोर्ट और नॉट और इंटेंडेड टू यूज एज एविडेंस। ये मैंने डिफरेंस पहले ही बता दिया था कि मुझे पता था आपको डाउट आएगा, इसलिए पहले बन चुका है। क्लियर बात है? देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, हार्बर 13 में क्या है भैया आपका? हार्बर है। 13 पे आते हैं पहले तो। चलिए, हार्बर से पहले हम ये पढ़ते हैं। देखिए, क्या है हार्बर? ये है हार्बर। हार्बर इंक्लूड सप्लाइंग द पर्सन शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ, आर्म्स, ammunition and means conveyance of the ascetic person by any means whether the same kind and emirate in this clause or not evade apprehension। इसका मतलब ये है कि हार्बर व्यक्ति क्या होता है? हार्बर आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बोल सकते जो हमेशा आश्रय देता है। हार्बर तभी हार्बर बनता है जब एक अपराधी, आप अपराधी की आप एक क्या करते हो? सहायता करते हो, ऐड करते हो, उसको असिस्ट करते हो। ये तीन चीजें आपको दिमाग में बैठनी है। मतलब आपका अगर ये वाला जो पोर्शन है यदि आपको याद है, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना ही क्या कहलाता है? हार्बर कहलाता है। अब किसी व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति वो जो भाग रहा है, और भागता कौन है? अपराधी। तो उसको पकड़े जाने से बचाने के लिए अगर आप सहायता कर रहे हो तो वो क्या है? हार्बर है। अब हार्बर में आप करते क्या हो? आप भैया करते हो शेल्टर, आश्रय देते हो। आप उसको खाना देते हो, आप उसको पीना देते हो, आप उसको पैसा देते हो, आप उसको कपड़े देते हो, आप उसको बंदूक देते हो, आप उसको गोला बारूद देते हो। तब, और जितने भी साधन उसको बचाने के लिए, या जितने भी साधन उसके कन्वीनियंस के लिए, मान के चलो आपने बोला गाड़ी बाहर रखी है, चले जा, तो आपको गाड़ी देना भी हार्बर है। अब ये इसलिए बोल रहा हूं, दो रीजन है। एक तो पहले जिस गांव से मैं हूं वहां पे एक इसके साथ ऐसा ही हुआ है। एक के साथ एक व्यक्ति आया, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, है ना? उस गर्लफ्रेंड ने उस पर लगा दिया केस। जो भी परिवार के दबाव में आजकल चलता रहता, फेमस मामला है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले। तो उसने लगा दिया केस। अब ये भैया भाग के आए, और भाग के किसके यहाँ आए? जहां काम करते थे, मालिक के यहाँ। अब मालिक को थोड़ी पता यार कि तुम लड़की को छेड़ के आए हो, कि तुम पे एफआईआर हो गई, तुम भाग के गांव आ गए। अब गांव पे उनने बोला कि सर मुझे गाड़ी चाहिए, मैं घर जा रहा हूँ अर्जेंट। तो बोले हाँ मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। तो बोले ठीक है चले जाओ। अब उनकी मम्मी की तबीयत खराब सुनते, अब साहब भैया दिल दिले अपने जैसे, ठीक है चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, चले गए। अब उन पे केस बना कौन सा? क्या आपने क्या किया? अपराध किया। एक अपराधी को क्या दिया आपने? आश्रय दिया। आपने क्या दिया? मीन्स ऑफ कन्वीनियंस, साधन दिए भैया, सुविधा के। क्लियर बात है? समझ में आ गया हार्बर क्या है? ला, 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 ला। और पत्नी क्या है? चोर। हार्बर का ऑफेंस करती है कि नहीं करती? नहीं करती। अगर उनका पति कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो, और अगर पत्नी खाना देती है तो वो हार्बर में नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि जीवन साथी वर्ड से डिनोट किया है यहाँ पे, पति पत्नी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप जीवन साथी बोलो, पत्नी क्या होती है? पत्नी तो दूसरे की भी होती है ना?
कि सर मिलिए पत्नी से। किसकी भैया, किसकी पत्नी? अरे मेरी है सर। तो मेरी है, इससे अच्छा बोलो जीवन साथी से मिलिए मेरी, है ना। ये वाली समझ में आती है टर्म। चलिए देन इसके बाद आते हैं, पहले इस पे आते हैं। नहीं लिखा तो आगे मिलेगा, डोंट वरी, आगे मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर नहीं मिला तो फिर बीएनएस ने अन्याय किया है पत्नी के साथ, अन्याय। एक चीज बताओ, 7 वचन और 7 वचन याद है किसी? याद मतलब आपको तो नहीं होंगे। ठीक है, मतलब 7 वचन अगर आप लोगों को याद है तो आप बता दीजिए। उसमें लिखा रहता है कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हम दोनों एक दूसरे का साथ, अब चाहे आज आप इंसान बनो चाहे आप जानवर बनो, तब भी हम आपका साथ जरूर देंगे। तो फिर शायद तो भी देंगे। ये क्या हो गया, इनको इंजर्ड हो गए। ये दोनों व्यक्ति क्या है, इंजरी कर रहे हैं। अब इंजर्ड पर्सन को कहां कहां इंजरी हो सकती है? एक तो बॉडी, दूसरा माइंड, तीसरा रेपुटेशन, चौथा प्रॉपर्टी। और किससे हो सकती है? इलीगल। समझ में आई? पढ़ लीजिए, आइए डेफिनेशन। अच्छे लगे कलाकार? आप लोगों को समझ में आ रहा है? चल, इंजर्ड मीन्स एनी हार्म इलीगली, इलीगली क्या पढ़ रहा हूं मैं, इलीगल कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्लियर बात है? तो ये आपके भैया इंजर्ड पर्सन है, आप लोग देख लीजिए। हमने बता दिया कि इनको बॉडी पे इंजरी हुई है, इनको माइंड पे इंजरी हुई है, इनकी प्रॉपर्टी भी छीन ली गई होगी, रेपुटेशन इन दो जनों की लग नहीं रही मुझे। चलो, हाँ चोरी लग रहे हैं मुझे। चलिए अब बात करते हैं इलीगल पे। पहले हम इस पे पढ़ेंगे, पहले हम इसकी लैंग्वेज को सीखेंगे, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। इलीगली एंड लीगली बाउंड टू डू क्या होता है? इलीगली और लीगली बाउंड टू डू, इस पे बात करते हैं। द वर्ड ऑफ इलीगल इज द एप्लीकेशन टू एवरीथिंग इन सच ऑफेंस इन विच प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज विच फर्निश ग्राउंड बाय सिविल एक्शन इन पर्सन सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू वेदर इट इलीगल टू हिम ओमिट। क्या बोला भैया इतना शानदार? इनने ये बोला कि अगर, पढ़िए जरा इलीगल। हाँ बिल्कुल हिंदी। अब वो डायरेक्ट क्या है, हिंदी इंग्लिश खोल सकता हूँ लेकिन पीपीटी के साथ चलना है। बस क्या बोला, हर एक बात इलीगल है, अवैध है, जो क्या होती है, विधि द्वारा जो प्रोहिबिटेड किया है, अगर आपने वो किया है, जो अपराध करती है वो है, या कोई सिविल एक्शन अराइज करती है। इसमें सिविल वर्ड क्यों लिखा है, क्यों लिखा सिविल? क्रिमिनल मामले हैं, सिविल क्यों लिख दिया? नहीं पता? तुम्हें पता है? अरे यार शकल देखने से आंसर थोड़ी आते हैं। नहीं पता? फीलिंग समझो, आओ समझते हैं। नहीं, इधर ही समझते हैं। तीन चीजें आपके सामने हैं। अफेंस, अफेंस कहां परिभाषित है? अफेंस कहां डिफाइन है? 22 के 24 में अफेंस है। आईपीसी में कहा था? 40 में था। एक जगह और अफेंस के बारे में बताया, वो कौन सा सेक्शन है? कौन से वाले में? बीएनएस सेक्शन फर्स्ट के कौन से में? कौन से वाले में? एक है, लेकिन कौन सा? 5 का है, 6 का है, कौन सा है? 5 का है। ठीक है, तो मतलब आपका सेक्शन फर्स्ट के 5 के एक्सप्लेनेशन में बताया है। एक वो वाला है, लेकिन वो ऑफेंस अलग है। वो ऑफेंस ये बताया है कि अगर ऐसा वाला, अगर पर्टिकुलर 5 वाला अगर आप करते हो, एक्ट करते हो, तो वो ऑफेंस बना देता है कि हर एक ऐसा काम जो आपने सेक्शन सब सेक्शन 5 के अंडर किया है, वो सब क्या है, ऑफेंस में जाएगा। लेकिन ये वाला जो बता रहा है, ये अलग बताता है, और ये इसी के बारे में बात करता है। इलीगल बाउंड टू डू में मतलब अगर किसी भी एक्ट को क्या माना गया है, ऑफेंस माना है, तो पहली चीज वो भी इलीगल है। दूसरी चीज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, अगर लॉ ने मना किया है तो वो भी है। और तीसरी चीज सिविल एक्शन। सिविल एक्शन मतलब क्या होता है, टॉर्ट होता है, और टॉर्ट इज अ सिविल लॉ।
और सिविल लॉ अगर मैंने बोला मतलब वो क्या है, रॉन्ग है, और रॉन्ग इज अ सिविल, सिविल रॉन्ग बोलते हो ना आप लोग, या नहीं बोलते? बस, तो ये वो ही टॉट है, अगर मैंने आपके घर पे चाय फेंक दी है तो इसका कंपनसेशन मिलेगा, और ये वाला एक्ट भी आपने क्या किया है, इलीगल किया है, लीगली बाउंड टू डू। क्लियर बात है? मतलब जरूरी थोड़ी आप किसी की प्रॉपर्टी को क्षति करने का आशय कैसे रख सकते हैं, आप इलीगल एक्ट करते हो। ठीक है, कल के दिन पानी गिरा रहे हो, पानी गिरा रहे हो, मना भी कर रहा है, मना कर रहा है, लेकिन जानबूझ के गिरा रहा हो तो भी वो क्या हो सकता है, वो आपका एक्ट एक सिविल एक्शन अराइज कर सकता है। तो वो वाली चीज भी कहां मानी गई है, यहाँ पे इलीगल मानी गई। क्लियर है? मतलब सिविल एक्शन का ग्राउंड अराइज करते हैं आपको कंपनसेशन वगैरह का। देन इसके बाद आते हैं लोकल लॉ। लोकल लॉ क्या होता है, एप्लीकेशन ओनली इन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद आते हैं स्पेशल लॉ। 18 में लोकल लॉ है तो 30 में क्या है, अभी पूछूंगा पूरा 39 तक आज। ठीक है, और स्पेशल लॉ क्या होता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दर्शाता है, जैसा कि एनआईए और एमपी एलआर सी, ये लोकल लॉ हो गया। इसके बाद मंथ और ईयर कहाँ है, 42 में, आईपीसी में कहाँ थे, आईपीसी में 49 में, आईपीसी में 49, और यहाँ पे 20 में है, यहाँ पे सॉरी 20 में है। तो ये मंथ और ईयर किसके हिसाब से चलेंगे, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, जो कि वहां पे भी सेम बात लिखी थी। इसके बाद आपका मूवेबल प्रॉपर्टी, वहां पे किस में था, 22 में, और यहाँ पे किसमें है मूवेबल प्रॉपर्टी, 21 में। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में क्या बोला इनने, इनने ये बोला कि मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी नहीं होगी जो अटैच टू अर्थ है। इसका मतलब ये डिफाइन कर रहे हैं इमूवेबल को, कि जो अटैच टू अर्थ है वो क्या है, इमूवेबल, इसके अलावा सब क्या है, मूवेबल। क्लियर बात है? दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, एक टेंजिबल होती है और एक इंटेंजिबल होती है। टेंजिबल क्या होती है और इंटेंजिबल, क्लियर बात है? चलो, देन इसके बाद जिसे आसानी से छू सकते हैं, इस छू के और इस तरफ ले गए, ठीक है। इंटेंजिबल जिसको नहीं ले जा सकते, हिली नहीं रही है, ये वाली। नंबर क्या होता है, 22 में भैया नंबर है कि नहीं, ये नंबर, नंबर सिंगुलर और प्लूरल दोनों, मतलब जो सिंगुलर है वो यहाँ पे प्लूरल माने जाएगा, और यहाँ पे जो प्लूरल है वो यहाँ पे सिंगुलर माना जाएगा। अब क्यों माना जाएगा, क्यों क्यों ऐसा, क्यों क्यों, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं और एक भी कर सकते हैं, मतलब जो सिंगुलर है उसको प्लूरल भी मानेंगे, इसलिए तो हम सब पे एक सी सेक्शन लगा देते हैं कि चलो ठीक है 4 अपराधी, और लिख देते हैं मोहन, मोहन व अन्य वर्सेस विजयनगर थाना। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं, तो वो सिंगुलर प्लूरल है, प्लूरल सिंगुलर है। चलो भैया हो गया, आगे बढ़ जाए। 22 तक कवर हो चुका है, जज आपको पता ही है, जज 16 में है, 5 में आपका कोर्ट है, 17 में लाइफ है, 17 में लाइफ है, डेथ कहाँ थी, 6 में। ठीक है, लोकल लॉ 18 में है, तो स्पेशल लॉ 30 में है, मंथ ईयर 20। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी नंबर, चलो अब कसम खाते हैं। अरे गाना नहीं गाना है, खत्म हो गया, ओहो, ओ, इसका मतलब मैंने कल डालना भूल गया हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग फेयर से पढ़ेंगे आज, जरूर थोड़ी हर चीज को पीपीटी से पढ़ाऊं, ये तो मैंने आप लोगों से बोला है, नोट्स आपके पास आ जाएंगे, पढ़ो आप। क्लियर बात? चलो, क्या भैया, ओथ, ओथ इंक्लूड द सोलमन अफर्मेशन सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ फॉर द ओथ डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड ऑथराइज्ड बाय लॉ टू बी मेड बिफोर द पब्लिक सर्वेंट टू यूज फॉर पर्पस द प्रूफ वेदर द कोर्ट और नॉट। मैं बता चुका हूं दो तरीके की ओथ होती है। कितने तरीके की ओथ होती है, दो तरीके की। एक होती है गीता पे हाथ रख के, कौन सी गीता पे, मैं जो पढ़ने वाली गीता पे हाथ रख के कसम खा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं तुम्हारी कसम खा रहा हूँ, मैं आज के बाद किसी और से बात नहीं करूंगा, ये वाली कसम नहीं है, है ना, वो बेचारी मर जाएगी, कल के दिन तुम किसी और से भी करोगे बात। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं ओथ, तो ओथ दो तरीके की है, एक तो आपकी होती है
कहाँ लिखा है, हाँ ये लिखा है, ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है आपकी, दूसरी कौन सी होती है, ऑथराइज बाय लॉ बिफोर पब्लिक सर्वेंट। ये दो तरीके की ओथ हमने देखी थी, ठीक है। सोलमन अफर्मेशन इज द पनिशमेंट, इसका मतलब आप किसी भी तरीके से खुद के बिहाफ पे अगर कसम खाते हो, जिसको हम बोलते हैं एफिडेविट, शपथ पत्र, उसके माध्यम से अगर आप कसम खाते हो तो वो क्या है, पनिशेबल है। आपके आईपीसी में थी और यहाँ पे कोई सेक्शन होगा जो कि चेंज हो गया होगा, ऊपर नीचे होगा, पढ़ेंगे तो पड़ जाएगा, है ना। आईपीसी में तो 100% थी भैया कि अगर आप झूठी कसम खाते हो तो आप क्या होगे, पनिशमेंट होगी। लेकिन क्या होता था, पुराने जमाने में ऐसा होता था, लोग गीता पे कसम खा के भी झूठा बोल देते थे, जिससे क्या होता था, हमारे रिलीजियस जो धार्मिक चीजें हैं उनका अपमान होता था, कि तुम अगर उनकी कसम खा के भी झूठ बोल रहे हैं तो एक काम करो, तुम खुद की खाओ, कि जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं करूंगा। और इसके बाद एफिडेविट पे भी आप करते हो कि अगर मैं मेरे द्वारा जो हर एग्जामिनेशन फॉर्म जब हम भरने जाते हैं तो एक नीचे बॉक्स आता है, लिखा रहता है डिक्लेरेशन, क्लिक करो और भरो कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी मेरे बिहाफ पे सत्य है, अगर इसमें कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो मैं इस एग्जाम से वंचित हो जाऊंगा। ये क्या है, ये सोलमन अफर्मेशन है, यहाँ पे गीता की कसम नहीं है। आजकल कोर्ट में भी यही होता है, जो कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, ये कोर्ट में भी यही है। चलो बोलो, जो कहोगे सच कहोगे, जो कहूंगा सच कहूंगा। और जैसे ही उनने बोला जो कहूंगा सच कहूंगा, उधर से झूठ चालू। और क्या, जीतेंगे कैसे, ऐसे ही तो, जैसे उनने बोला सच बोलूंगा, अब कुछ नहीं बोलूंगा, तो बस वो सच अकेला बोलता है, सच वर्ड, और उसके बाद पूरा झूठ, ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया, अफेंस। अफेंस मैंने बताया है आप लोगों को, कहाँ है भैया अफेंस, 20, पहली चीज तो 24 में है, आईपीसी में 40 में था, यहाँ पे ओथ 23 में है, आईपीसी में 51 में थी, क्लियर बात है। क्या होता है भैया सोलमन अफर्मेशन अफेंस, इसमें जो ऑफेंस बताया है वो सेक्शन के हिसाब से बताया है, सेक्शन आपको याद रखनी है। मैं आपको क्लॉज बताता हूं, ए बी और फाइनल, ये फाइनल क्लॉज है, दोनों का मिक्सचर है ना, ये दोनों का मिक्सचर है। ए वाला क्या बात करता है, ए वाला बात ये करता है भैया कि आपका जो आईपीसी है, आईपीसी सॉरी, जो आपका बीएनएस है वो इक्वल है किसके, अफेंस के। मतलब जो आपने डेफिनेशन दी है, वो जितने भी पनिशमेंट है वो सब किस में जाएगा, बीएनएस में जाएगा, पहली चीज। दूसरा क्लोज आपका ये बात करता है कि बीएनएस प्लस स्पेशल लॉ प्लस लोकल लॉ, इसके बारे में बात करता है। तीसरा वाला ये जो कंक्लूजन निकलता है, ये बोलता है बीएनएस प्लस स्पेशल लॉ प्लस लोकल लॉ प्लस 6 मंथ मोर, मतलब ये इक्वल टू क्या जाएगा, अब क्राइम या ऑफेंस में आपका पूरा पूरा जाएगा। मतलब हर ऑफेंस को ऑफेंस तब मानेंगे जब वो 6 महीने से ज्यादा की पनिशमेंट हो, चाहे वो लोकल लॉ हो, चाहे वो स्पेशल लॉ हो, चाहे आपके बीएनएस में हो। इसका मतलब उनने ऑफेंस क्या कर दिया, इसको कर दिया, नहीं 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 नहीं, नहीं। गलत इंटरप्रिटेशन, गलत हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ये जो सेक्शन दी है, इन सब सेक्शन में 6 महीने से ज्यादा की क्या है, पनिशमेंट है, और ये किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑफेंस को दर्शाने वाले हैं, तो ये ऑफेंस है। अब बोला जाता है 510 आईपीसी जो थी, आईपीसी में जो था उसमें 510 में था कि अगर आप शराब पी के गाली गलौज वगैरह करते हो तो आपको 10 रुपए फाइन लगती है। कितनी रुपए, 10 रुपए, हाँ 10 रुपए और 24 घंटे की सजा, ये मान लो आप, ठीक है। तो अब ये क्या ऑफेंस नहीं था, था, था कि नहीं था, था। लेकिन ये इसके बारे में अलग बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है कि ये जो सेक्शन है ना, और इन सेक्शन में जो ऑफेंस वर्ड मीन है, ये थिंग्स पनिशेबल अंडर संहिता स्पेशल लॉ लोकल लॉ, इन सेक्शन के बारे में बात कर दिया। दूसरा वाला बात कर रहा है सेक्शन 89, 221, 211, 212, 238, 239, 249, ये बोल रहा है इसके बारे में कि ऑफेंस शैल हैव सेम मीनिंग ऑफ एक्ट पनिशेबल अंडर स्पेशल लॉ लोकल लॉ अंडर सच imprisonment term 6 months and more whether the without and with
फाइन। समझ में आ रही बात कि आपका ये सेक्शन बोलना क्या चाह रहा है? हिंदी में पढ़ लीजिए, ज्यादा दिक्कत आ रही है तो पढ़ो जरा। क्या लिखा है दूसरा वाला पॉइंट बी वाला? ये बोला है कि आपका जो 189 सेक्शन है, ठीक है, ये बोलता है कि उस दशा में वही जो विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कार्य में विधि के अधीन 6 माह या उससे अधिक अवधि के कारावास से चाहे जुर्माना सहित हो चाहे रहे तो, अगर आपके स्पेशल लॉ में चाहे आपके लोकल लॉ में 6 महीने से अधिक का कोई कारावास है, अगर पनिशमेंट है, तो ये भी क्या माना जाएगा? ऑफेंस में आएगा। इसके बारे में ये बात कर रहा है। क्लियर बात है? क्या हो गया? ठीक है, आज आप लोगों ने साबित कर दिया कि हमारी ब्रेंच पे 3 भी बैठ सकते हैं। यस, चलो। हम्म, 3 3 भी बैठ सकते हैं। इसका मतलब मैं सोचता था 20 ही बच्चे आएंगे, 30 आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। सुपर 30 बैच कल लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, चलो धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओमिशन पढ़ा चुका हूं। ओमिशन आप लोगों को आता है, जो भी रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको भी आता है। ठीक है, ओमिशन क्या होता है? ओमिशन और ओमिशन क्या होता है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। एरर तो अगर गुड फेथ में है तो ओमिशन है ही नहीं। जानबूझ के अगर किसी चीज को लोप करना, आपसे पब्लिक ड्यूटी के लिए बोला कि आपको ये करना है और आप नहीं करते, कुछ और काम में लग गए, तो ये क्या है? ओमिशन है। और ओमिशन बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, छोटे मोटे नहीं होते हैं। आपको बोला मुख्यमंत्री जी की सेवा करना है, पता चले आपने ओमिट कर दिया और बाजू में जाके आप अपना काम करने लगे मुख्यमंत्री जी। ठीक है, तो ये ओमिशन इतना डेंजर भी होता है आपका, है ना? उसमें आप समझा जाओगे कि भैया आपने इसकी सहायता करी है, आप उसमें मिली भगत थे, इसलिए तो आपने छोड़ दिया हमारे मंत्री जी को, है ना? ये वाली बात। चलो, इसके बाद पर्सन। पर्सन में पढ़ा चुका हूँ, कंपनी एसोसिएशन, बॉडी एसोसिएशन, पर्सन वेदर द कॉर्पोरेट आर नॉट। हो भी सकता है निगमित निकाय होता है और एक अनिगमित होता है, कॉर्पोरेट और इनकॉर्पोरेट दोनों होती है। ठीक है, तो दोनों को आपको समझना पड़ेगा। देन इसके बाद पब्लिक। पब्लिक क्या है? पब्लिक, पब्लिक इंक्लूड एनी क्लास पब्लिक और कम्युनिटी। दो तरीके की पब्लिक होती है, और एक होती है लोअर क्लास, जो कम्युनिटी हमने डिसाइड करी थी। एक लोअर कम्युनिटी होती है, नहीं, एक क्लास होती है लोअर क्लास और एक अपर क्लास होती है। और कम्युनिटी अलग अलग समुदाय की अलग अलग रहती है, अलग अलग समाज की अलग अलग कम्युनिटी बनी रहती है। तो उसके बारे में बोल रहा है कि अगर आप कम्युनिटी बना के भी रखोगे ना, तो आपको पब्लिक में गिना जाएगा, आपको सर्वोच्च स्थान बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। आप पब्लिक हो, पब्लिक हो। अब ये पब्लिक सर्वेंट क्या चीज है भैया? पब्लिक सर्वेंट वो चीज है जो आपको कहाँ दिए हैं? 11 दिए हैं। यहाँ पे कितने दिए हैं? 11 दिए हैं। 11 के नाम याद है? ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, ई में क्या है, एफ में क्या है? याद है? हाँ, आईपीसी में 21 में था, पब्लिक आईपीसी में 12 में था, पर्सन 11 में था, ओमिशन 33 में था। अब ये था है, ये है, तो आपको है पे यकीन करना है। था के लिए आपने बहुत रो लिया, 6 महीने से रो रहे हो, बस बहुत रो लिया, आगे बढ़ो। पब्लिक सर्वेंट 28 में है, पब्लिक 27 में है, पर्सन 26 में है, ओमिशन 25 में है। इसके बाद रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा किसमें क्या है। क्लियर बात है? तो पब्लिक सर्वेंट कौन सुना रहा है? आप लोगों को तो पढ़ा चुका हूं मैं, जहां तक मुझे संभावना है, याद है मुझे चीजें। पब्लिक सर्वेंट है क्या चीज? और अच्छा ये बताइए, यूनिवर्सिटी का एग्जामिनर पब्लिक सर्वेंट है या नहीं? नगर पालिका, जो आपका म्यूनिसिपैलिटी है, उसका अध्यक्ष पब्लिक सर्वेंट है या नहीं? है। और उसका एम्प्लॉय कौन से केस में बोले? कौन सा केस है भैया, कौन सा केस? तो दोनों में एक ना एक गुजरात वाला ही होगा ये। तो यही तो है नगर पालिका वाला। म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका ही को बोलते हैं। अरे हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ रहा है तो दोनों को जानो। क्लियर बात है? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते भैया।
ये आप लोग याद रखना, एक्सप्लेनेशन है ना, एक्सप्लेनेशन याद रखने की बहुत जरूरत है कि पर्सन फॉलोइंग द अंडर सेक्शन डिस्क्रिप्शन क्लॉज द पब्लिक सर्वेंट अपॉइंट द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट। तो ये बोल रहा है आपका पब्लिक सर्वेंट के बारे में, जरा मैं हिंदी में देख लेता हूँ इसको। इस खंड में वर्णन अधीन आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं, चाहे वे सरकार के अधिक नियुक्त किए गए हो नहीं। उन्होंने डाउट क्लियर कर दिया। पब्लिक सर्वेंट वो व्यक्ति भी है जो सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया है, और वो व्यक्ति भी है जो सरकार के द्वारा अपॉइंट नहीं किया गया है, तो वो व्यक्ति भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। बिल्कुल कहलाएगा ना पब्लिक सर्वेंट, कि नहीं कहलाएगा? अगर आप जनता की सेवा करने के लिए हो तो आप पब्लिक सर्वेंट हो। अब ये जो रहते हैं, ये सरकार के द्वारा थोड़ी अपॉइंट किए जाते हैं, ये म्यूनसिपैलिटी वगैरह में करे जाते हैं क्या? जैसे कि सरकार गवर्नमेंट पैसा जरूर देती है, लेकिन अपॉइंटेड बोल रहा है, इसमें नियुक्त की बात बोली है। ठीक है, इसके बाद प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक के ओहदे में वास्तव में धारण किया है और ओहदे को धारण करने का अधिकार कैसी विधिक त्रुटि का हो, लोक सेवक है। मैंने कल भी बताया था कि लोक सेवक के अगर ओहदे से अगर आप काम कर रहे हो उस टाइम पे, तो आप क्या हो? पब्लिक सर्वेंट माने जाओगे, भले ही कुछ भी हो। ठीक है, आपने किसी समय के लिए या कुछ समय के लिए धारण किया है वो पद, तब भी। फिर इसके बाद आपका निर्वाचन। निर्वाचन मैंने बताया है, अगर पूछा जाए कि निर्वाचन कहाँ है आपका, तो निर्वाचन मीन्स इलेक्शन द पर्पस ऑफ सिलेक्शन मेंबर लेजिस्लेटिव म्युनिसिपैलिटी अदर अथॉरिटी वेदर द कैरेक्टर ऑफ मेथड सिलेक्शन ऑफ विच बाय एंड अंडर एनी लॉ व टाइमिंग इन फोर्स। इसका मतलब ये बोला है कि सदस्यों का चयन करने के लिए जो निर्वाचन अभिप्रेत है, चाहे वह कैसा भी स्वरूप है, चयन करने की प्रवृत्ति और तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा या उसके अधीन है, तो वो भी क्या कहलाएगा आपका? इलेक्शन। अरे इलेक्शन कमीशन जो बनता है, उसमें जो जो अथॉरिटी रहती है, जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया डिसाइड करते हैं, वो भी क्या है? पब्लिक सर्वेंट। इसके बारे में बोल रहा है वो। क्लियर बात है? चलो भैया, क्लियर होगा। और ये आपका लोक नगर पालिका आयुक्त क्या है आपका? कमिश्नर एज अ पब्लिक सर्वेंट है भैया। क्लियर बात है? और पब्लिक ऑफिसर कहाँ है? सीपीसी में। सर्वेंट तो नहीं है वहां पे, नहीं है ना? हाँ, क्लियर कर लेना 17 में, 2 के 17। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी समझा चुका हूँ। रीजन टू बिलीव को फिर भी समझ लीजिए एक बार कि क्या होता है रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव वही होता है जिसके पास विश्वास करने का कोई ना कोई कारण है। जैसे मेरे पास आप लोगों को विश्वास करने का कारण ये है कि आप लोग पढ़ोगे नहीं। पढ़ के आओगे? ठीक है, तो ये हवा में है, जमीन पे मैं बता चुका हूँ। दो तरीके के होते हैं ना, एक हवा में कि मैं एरोप्लेन उड़ाऊंगा, ये मेरा विश्वास है, तो ये एक विश्वास करने का कारण है हवा में। और एक जमीन पे होता है कि मैं आज पैदल चलूंगा, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है, 100% मुझे पैदल चलना है, मुझे विश्वास है कि आज मैं पैदल चलूंगा, तो 100% चलना। तो वो अब यही बोल रहा है इसमें भी कि रीजन टू बिलीव थिंग्स सफिशिएंट कॉज। मेरे पास अगर पर्याप्त कारण है उस चीज के, तो वो थिंग्स बट नॉट अदरवाइज, तो फिर मैं मानूंगा विश्वास करने का कारण है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जैसे पुलिस वाले को गिरफ्तार करने का एक कारण होता है कि मेरे आंखों के सामने उसने क्या किया है, किसी इंसान का मर्डर किया है, ये उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वो उसको व्यक्ति को क्या करेगा? अरेस्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अगर उसके पास विश्वास करने का कारण ये भी है कि अगर वो व्यक्ति भागते हुए देखा है, इसका मतलब वो सस्पेक्ट है, तो ये भी क्या है? एक पर्याप्त कारण है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति घर में बैठा है, मैं हूं, मैं कोचिंग में बैठा हूं, अगर मेरे नाम से कोई एफआईआर लिख दी किसी व्यक्ति ने, तो मेरे पास 5-6 एक एविडेंस है। आप लोग जाके बोलोगे, विश्वास करने का कारण उनके पास नहीं है कि आप मुझे क्यों अरेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं इस टाइम पे पढ़ा रहा हूं, तो कैसे अरेस्ट कर दोगे? विश्वास करने का कारण है तो वारंट दिखाओ। मैंने कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया? क्लियर बात है कि नहीं है? तो विश्वास करने का कारण बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां विश्वास है वहां धोखा है। और क्या? जहां विश्वास वहां धोखा है। आप विश्वास करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि विश्वास नहीं करो, विश्वास करो, लेकिन अंधविश्वास मत करो। हम्म बस विश्वास करो लेकिन अंधविश्वास नहीं करो। मैं इतना खास किसी पे विश्वास करता नहीं। अब मम्मी पापा भाई बहन पे इसलिए करता हूँ क्योंकि बचपन से देख रहे हैं कितना विश्वास तोड़ेंगे, बचपन से ही तोड़ रहा है वो। हम सोचते थे बाइक दिलाएंगे, उन्होंने नहीं दिलाई। हम सोचते थे कोचिंग बड़ी कर देंगे, उन्होंने नहीं करवाई। हम सोचते थे अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, उन्होंने नहीं करवाया। तो विश्वास तो शुरू से टूट रहा है, तो उनका तो हैबिट हो गई। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी और पर्सन पे भी विश्वास करते हो कि ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा, तुम तो मेरी जान हो,
तुम मेरी जान हो। अगर इस तरीके के भी अगर वर्ड आपको सुनने मिल रहा है तो विश्वास नहीं करना। क्लियर बात है? चलिए इलस्ट्रेशन पे आते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं स्पेशल स्पेशल लॉ। जे 2K30 में स्पेशल लॉ के बारे में बात करी गई है। इसके बाद आते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी। क्या होती है वैल्यूएबल सिक्योरिटी? आपका जोमेटो का जो पर्ची है वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है क्या? आपकी बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है क्या? नहीं। बीमा पॉलिसी की रसीद आपकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। आपकी वसीयत वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। आपका तलाक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है ना? फिर डिस्टर्ब हो जाता हूं ना मैं, ऐसे देखते हो तलाक तलाक बोला है, लिया नहीं है भैया अभी किसी से, है ना? चलो तो देखिए पढ़ लीजिए। मीन्स द डॉक्यूमेंट विच द परपोर्टिंग टू बी डॉक्यूमेंट वेयर द लीगल राइट टू क्रिएटेड एक्सटेंडेड ट्रांसफर। क्या बताया मैंने इसका? यस मतलब डी, इससे आप डिनोट कर लेना। अंतरित, उपांतरित, क्या क्या लिखा है वर्ड हिंदी में? सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित या छोड़ा जाए या जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की अभिस्वीकृति की जाए, विधिक दायित्व के अधीन है, अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है, तो वो क्या है? मूल्यवान प्रतिभूति। अगर किसी व्यक्ति का उस पर राइट नहीं है लेकिन अगर उसकी लाइबिलिटी भी है उसको संभाल के रखने वाली, मतलब कि अगर ये गुम गया तो आपको नुकसान होगा, तो वो क्या है? हर चीज मूल्यवान प्रतिभूति है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी जिसे हम बनाते हैं, जिसे हम ट्रांसफर करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं? निर्बंधित करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड करते हैं कि ये वाली चीज मत देना। घर पे भी ऐसा होता है कि ये वाली चीज अगर कोई आए तो मत देना, दिखाना भी मत। वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, नहीं तो पता चल जाएगा कि सोने का हार ले लिया इनने। पर्ची वर्ची रिश्तेदारों से छुपाते ना आजकल, अरे उनको नहीं बताना, होता है ना? तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़े भैया। किस पे आ गए? 32 वेसल्स मीन्स एनीथिंग मेड बाय कन्वेंस ऑफ वाटर एंड ह्यूमन बीइंग टू प्रॉपर्टी। मतलब वेसल्स वो चीज होती है जो आपको भी और आपकी संपत्ति को भी समुद्र के रास्ते से क्या ले जाती है? बाहर ले जाती है या अंदर ले जाती है। तो वो चीज क्या है? जलयान है। और जलयान कहां पे डिफाइन है? 32 में। ठीक है क्लियर बात है। वॉलेंटरली आप जानते हो क्या क्या किया है आपने वॉलेंटरली के बारे में, बहुत अच्छी चीजें हैं वॉलेंटरली के बारे में। ए पर्सन सेड टू बी इफेक्ट वॉलेंटरली व्हेन द कॉज मीन द हेयर इंटेंडेड टू कॉज, इंटेंडेड टू कॉज। और by means which the time of being employing those means knew had reason to believe likely to cause। likely to cause और intended to cause, इसका मतलब आप जानबूझ के अगर किसी व्यक्ति को क्या करते हो? चोट कारित करते हो। जानबूझ के अगर किसी व्यक्ति की चोट कारित करते हो, कॉज करते हो, हार्म करते हो, और यह विश्वास है, रीजन टू बिलीव है कि अगर मेरे इस एक्ट से उसको 100% कोई ना कोई नुकसान होगा, तो वो आपका काम क्या है? वॉलेंटरली है। जजमेंट राइटिंग में बहुत इसका यूज देखा जाता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का वॉलेंटरलीनेस अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को विश्वास करने का कारण था कि अगर वह उसके घर जाता और घर जाने के बाद अगर छीना झपटी होती तो उसको चोट लगती और मैं उसको मारता। तो ये विश्वास करने का भी कारण है, और ये दूसरा आपका नॉलेज भी है कि आपको क्या करना है? इसको मारना है, वो भी खुद से, किसी के दबाव में आके नहीं। अगर किसी के दबाव में आकर अगर होता है तो उसके प्रूफ आपको प्रूफ करने पड़ेंगे, क्योंकि वर्डन ऑफ प्रूफ भी किस पे रहता है? आप पे रहता है। क्लियर बात है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिए, वही वाला इलस्ट्रेशन है, बहुत शानदार। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? लूट करने के आशय से जा रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि सब लोग सो रहे होंगे, अगर कोई उठ गया तो मुझे बहुत मार पड़ेगी, हम पकड़े जाएंगे, तो इस आशय से वो घर में जाके क्या लगा देता है? आग लगा देता है। अब तुम्हें रीजन टू बिलीव था कि अगर तुम्हारा आशय सिर्फ और सिर्फ इंटेंडेड टू कॉज लूट करने का भले रहा हो, लेकिन अगर तुमने आग लगा दी और आग लगाई तो तुम्हें पता है कि 100% चांस है कि अंदर जो भी होगा वो जल के मर जाएगा। इसका मतलब तुमने जो एक्ट किया है
वो मारने के आशय से किया होगा, लूट करने के आशय से किया है, ये तुम्हारा एक्ट ही क्या हो गया, वॉलेंटरली हो गया। मतलब ये क्या हो गया, जानबूझ के स्वेच्छा पूर्वक आपने काम किया। ये आईपीसी में 39 में था, लेकिन यहाँ पे क्या है भैया आपका 33 में। क्लियर। चलिए आज डेफिनेशन ही डेफिनेशन, कहां तक, यहां तक लेंगे पूरा, कहां तक लेंगे, यहां तक मैं समझाऊंगा आप लोगों को पूरा। ठीक है, जहां तक आप लोगों को देखना है, फिर आपको पीपीटी प्लेटफॉर्म पे मैं एक बार और थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। जो भी आप लोगों को मेन मेन की पॉइंट जो आपको याद रखने रहते हैं, वो इस तरीके से उसको बना रहा हूँ, जिससे आप लोगों को बोलने में आसानी हो जाए, आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो जाए, और आप लोगों को फील आए कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। क्लियर बात है। चलो, तो ये क्या होता है, विल। विल होती है वसीयत। क्या होती है, वसीयत, जो कि दादा की होती है, परदादा की होती है, पापा की होती है, चाची की होती है, किसी की भी हो सकती है वसीयत। लेकिन वसीयत तभी मिलती है, दो तरीके की वसीयत होती है। एक वसीयत वो होती है जो आपको जीते जी लिखी जाती है, और एक वसीयत जो होती है जो मरने के पहले लिखी जाती है, वो भी जीते जी होती है, ऐसी बात नहीं है, है ना, वो भी जीते जी होती है, लेकिन वो मरने के पहले की बात है। इसका मतलब मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, कि है। क्यों, अभी आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उनके हाथ में मृत्यु थी, क्यों, बैठ गए अंश, मोक्ष की प्राप्ति के लिए बैठ गए, ना खाना पीना सब त्याग दिया, है आपके हाथ में। अगर आपके हाथ में मृत्यु है, तो बेस्ट उपाय, इन सब चीजों के, इन जीवन से मुक्ति अगर आपको चाहिए है, तो आप इस ये चेयर पे मैं आपको बांध देता हूँ, 5-6 दिन रखूंगा, आप लोग चले जाओगे। नहीं, सुसाइड इस कायरता का प्रतीक होता है। मृत्यु एक खुद का एटीट्यूड लेवल रहता है कि हाँ मैं अपने प्राण खुद त्यागूंगा, वो भी इज्जत के साथ। अब आपको कोई जानता ही नहीं है, कौन शोक मनाएगा, मैं तो बिल्कुल नहीं मनाऊं। मैं मर्डर में क्यों ना जाऊंगा, मैं लिखित में लूंगा आप लोगों से, बांध के गिर ना जाओ इसलिए, ऐसा थोड़ी। ठीक है, चलो, ये सब चीजें तब सोचेंगे जब हम जज नहीं बन पाएंगे, ये तब की बातें हैं, अभी की नहीं। चलो, बिल क्या है, टेस्टामनी है। टेस्टामनी क्या होता है, आपका स्टेटमेंट होता है, आपके कथन होते हैं। अब वो रिटर्न में है आपकी बिल। आपकी बिल ऐसी होती है, दो तरीके की होती है। एक तो आपके जीते जी वाली, जो आप जी रहे हो, आपका मन करा, आज आपका मन करा, ऐसा वाला मन, कि चलो आज मेरा मन करा कि मेरा छोटा वाला जो बच्चा है वो ज्यादा सेवा करता है, तो पूरी संपत्ति उसकी। कल के दिन बड़े भाई का, बड़े भाई ने ज्यादा सेवा कर दी, कल के दिन उनके लिए संपत्ति मिल जाएगी। कल के दिन फिर दोनों भाई सेवा नहीं कर रहा है, बुआ का लड़का आया, बहुत सेवा करी आपकी 1 महीने, परसों के दिन उसकी संपत्ति हो गई। मतलब बिल क्या है आपकी, चेंज हो रही, जीते जी चेंज होती जाती है, विल चेंज होते जाती है। विल ऐसा नहीं रहती है एक बार बन गई वो चेंज हो जाएगी। लेकिन जो मरने के पहले, अगर चाहे वो प्लेन कागज पे क्यों ना, और लिख दिया बस, इसके बाद और लिख दी, और बाजू में आपने सिग्नेचर कर दी, उसके बाद उसको जो जो चाहिए वो ले लेगा, सभी रहता भैया। बिल आपके हैंड राइटिंग पे होनी चाहिए, अगर किसी और ने हैंड राइटिंग पे कर दी तो सस्पेक्ट, डाउट हो गई कि बिल ट्रस्टवर्थी है या नहीं है, फिर जजमेंट राइटिंग के सेशन लग जाएगा। या बिल, और बिल का इशू पता कहाँ मिलता है आपको, सिविल में देखने जरूर मिल जाएगा, अगर मिल गया तो सिविल में पक्का, पक्का। ठीक है, चलिए, तो ये बिल है आपकी। अब बात करते हैं हम महिलाओं पे। अभी इंटरनेशनल वुमेन डे आया था, कब आया था, 8 मार्च। क्या किया पीएम मोदी ने, महिलाओं के लिए क्या किया पीएम मोदी ने, सिलेंडर सस्ते कर दिए भैया, सिलेंडर सस्ते कर दिए ना, नहीं हुए सिलेंडर सस्ते, अरे हो गए ना, सिलेंडर सस्ते हो गए हैं, हाँ बस वो सस्ते सस्ते हो गए, तो ये काम किया है। चलिए, इसके बाद रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस 36-37 समझा चुका हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब गेनिंग रॉन्गफुली, गेनिंग लॉसिंग रॉन्गफुली, ये भी मैं समझा चुका हूँ, जिसको हानि हुई है वो गेनिंग रॉन्गफुली होगी, गेनिंग लॉसिंग रॉन्गफुली हो गया, और जिसको लॉस गेन हुआ है तो वो गेनिंग रॉन्गफुली हो गया। अब रॉन्गफुली वर्ड को आपको समझना है, तो एक घेरा बनता है, कैसा घेरा बनता है कि जो रिंग जो रॉन्ग होता है, वो रॉन्ग क्या होता है, एक सिविल प्रोसीडिंग में चले जाता है, किसमें चला जाता है आपका, लेकिन ये किसकी बात करता है आपका,
क्लियर बात है, मतलब वो वाला रॉन्ग अलग है, वो वाला रॉन्ग उतने समय तक रॉन्ग रहेगा जब आपको किसी चीज का नुकसान हो रहा है बस, लेकिन इसमें नुकसान से ज्यादा होता है तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं सीधा गेनिंग रॉन्गफुली या रॉन्गफुली। क्लियर बात है, चलिए रॉन्गफुली लॉस रॉन्गफुली गेन। अब बात करते हैं बहुत ही शानदार सेक्शन पे 39। क्या लिखा 39 में? वर्ड एंड एक्सप्रेशन बट नॉट डिफाइंड, मतलब अगर बीएनएस में ये लिखा है प्राकृतिक, क्या लिख दिया? प्राकृतिक, या लिख दिया नेचुरल, ये वर्ड यहां पे डिफाइन नहीं है, यहां पे एक्सप्रेस नहीं है, तो इसका मीनिंग हम कहां से लेंगे? ये बोल रहा है आपका सेक्शन 39, इसका मीनिंग हम आईटी सेक्शन से लेंगे और इसका मीनिंग हम बीएनएसएस से लेंगे, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता से लिया जाएगा। ये 39 का पहला वाला हमारा उस दिन हमने जो पढ़ा था वो ये था। अब इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, ये बात क्या करता है? तो ये बात करता है आईपीसी का, अगर आपको सेक्शन याद होगा सेक्शन 6, जो कि बात करता है एक्सप्लेनेशन के बारे में, जो बात करता है स्पष्टीकरण के बारे में। अब स्पष्टीकरण क्या होता है आइए हम जानते हैं, जाने चलो। क्लियर है कि नहीं है इधर तक? मतलब अब आ गए सेक्शन 3 पे, आ गए कि नहीं आए? सेक्शन 3 सेक्शन 3 सेक्शन 3 ये आ गया सेक्शन 3। दिख रहा है ना कैमरे में सही? इतना भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, चलिए। सेक्शन 3, सेक्शन 3 का पहला वाला क्लॉज अकेला डील करूंगा मैं, कल दूसरा करूंगा, परसों तीसरा करूंगा, क्योंकि लंबे लंबे हैं थोड़े से। देखिए हिंदी में क्या लिखा है, पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। ये लिखा है अपराध की प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक दंड उपबंध या प्रत्येक परिभाषा दंड उपबंध का प्रत्येक सिद्धांत, प्रत्येक दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा दंड उपबंध या दृष्टांत में ना दोहराया गया हो। ये बोल रहा है साधारण अपवाद, इसका मतलब ये बोल रहा है कि भैया आपका जो सेक्शन 3 में चाहे एवरी डेफिनेशन है, कोई भी डेफिनेशन आपका इसमें दिया गया है, हर डेफिनेशन के साथ हम जोड़ेंगे जनरल एक्सेप्शन। क्या जोड़ेंगे हम? जनरल एक्सेप्शन, हर डेफिनेशन के साथ। इसका रीजन भी क्या है जनरल एक्सेप्शन जोड़ने का, बताइए? बताइए भैया, बताइए बताइए बताइए। यहाँ पे 75 से दिया है उसको, कहाँ से दिया है जनरल एक्सेप्शन भी? आपके 75 से दिया होगा लगभग, देखो जरा दिया है। सेक्सुअल हरासमेंट है, अरे नहीं दिया, अच्छा सॉरी 13 में दिया है, सेक्शन 13 से लिया है। कहाँ से दिया भैया? सेक्शन 14, सॉरी सेक्शन 14 से यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? और आईपीसी में आपका 76 था, कितना अच्छा था यार। ठीक है 14 याद रख लेना आप, सेक्शन 14 से आपको जनरल एक्सेप्शन साधारण अपवाद जो है। क्यों बोल रहा हूँ ये सब? देखो अपवाद क्या होते हैं? अपवाद वो हैं जो क्या करते हैं, आपकी पनिशमेंट को बचाते हैं या कम करते हैं। क्लियर बात है? तो ये क्या है? आपका अपवाद है ना? मतलब अगर मैंने बोला वॉलेंटरली, तो पहले वॉलेंटरली को मैं ले जाऊंगा कहाँ? एक्सेप्शन में। अब फिर वहां पे क्या चेक करूंगा कि ये वॉलेंटरली अगर किसी दबाव में हुई है तो आपको पनिशमेंट नहीं होने वाली उस ऑफेंस की। चाइल्ड, चाइल्ड डिफाइन है, कहाँ डिफाइन है चाइल्ड? 3 में है। अब इसमें जो चाइल्ड है, इनने बोला 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा चाइल्ड कहलाएगा, तो उस चाइल्ड को लेके जाएंगे एक्सेप्शन में कि 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा अगर सोचने समझने की बुद्धि अगर अच्छी है तो क्या उसको पनिश नहीं किया जाएगा? नहीं भैया किया जाएगा, लेकिन इसमें बता दिया एक्सेप्शन में 7 साल से कम का अगर कोई बच्चा है तो उसको पनिश नहीं किया जाएगा। 7 से 12 साल तक का है, अगर उसका सोच समझने की शक्ति हो गई तो उसको पनिशमेंट कर सकते हैं। मतलब सोचने समझने पे आपकी वैलिडिटी है। तो ये क्या करेंगे, हर डेफिनेशन को कहाँ लेके जाएंगे हम? एक्सेप्शन में जाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या स्पष्टीकरण इसका आ रहा है, एक्सप्लेनेशन क्या आ रहा है। क्लियर बात है?
पहला इलस्ट्रेशन हमने जब उस दिन डील किया था, तो देखिए आपका इलस्ट्रेशन, यही वाले इलस्ट्रेशन हमने डील करे थे ना उस दिन, कि भैया एक पुलिस अधिकारी को बोला जाता है, ऑर्डर दिया जाता है कि वो गोली चला दे। अब वो क्या होता है, लीगली बाउंड रहता है उस चीज को करने के लिए, और वो गोली चला देता है या किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर देता है, तो वो क्या है, उसने कोई ऑफेंस किया क्या? नहीं, वो क्या था, लीगली बाउंड था। इस पे हमने एक मैगजीम भी पढ़ी थी, कौन सी मैगजीम पढ़ी थी भैया? इग्नोरेंटिया फेसेट एक्जिक्यूशन, यही पढ़ी थी। और इग्नोरेंशिया फेसेट जूरिस एग्जीक्यूशन, ये भी पढ़ी थी, जूरिस एग्जीक्यूशन भी पढ़ी थी। इसका मतलब तथ्य की भूल क्षम्य है लेकिन विधि की भूल नहीं है। तो भैया ये आपका एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर करता है आपका सेक्शन 30, सेक्शन 3 का आपका 1। डॉलिन कैपेक्स वगैरह, हाँ यही मैंने लिखवाए थे, ये कि आईपीसी में लिखवाए थे, अब हम बीएनएस के हिसाब से लिखेंगे इसको। क्लियर है भैया? आज के लिए इतना काफी है, आशा करता हूँ आप लोगों को याद हो गया होगा। कल हम इसको फिर से डील करते हैं। याद हुआ कि नहीं हुआ? तीसरी क्लास है, जो की त्यों फिर से इतने में याद हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर चुल्लू भर पानी ढूंढो। नहीं, चुल्लू भर पानी तो आप लोगों के लिए ज्यादा है, थोड़ा और कम करो। क्लियर बात है? चलिए, तो इसी के साथ मिलते हैं, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, और जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ।